नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं अध्याय 1 को। इन पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इन दिए गए कॉलिंग नंबर्स पर कॉल कीजिए। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी पर चलने से पहले एक बार फिर से नेशनलिज्म पर थोड़ा हमारा ध्यान देते हैं। दोस्तों, आफ्टर 1848 1848 के बाद यूरोप में जो नेशनलिज्म देखने को मिलता है, ये नेशनलिज्म इस नेशनलिज्म का कनेक्शन ज़्यादा डेमोक्रेसी या रिवॉल्यूशन के साथ नहीं था। बट 1848 के पहले जो नेशनलिज्म या नेशनलिज्म से संबंधित जो कुछ भी चीज़ें हो रही थी, ये ज़्यादातर कनेक्ट कर रही थी डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से। बट आफ्टर 1848 ऐसा नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। नेशनलिज्म इन चीज़ों से, जैसे कि डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से दूर जाता हुआ दिखाई देता है। इस समय पर इस समय में जो कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को प्रमोट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल गोल को अचीव करने के लिए, अपना डोमिनेंस यूरोप में दिखाने के लिए नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का उपयोग किया। ये हम इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है, इसमें इस प्रोसेस में किस तरह से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का इस्तेमाल किया गया या नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हावी रहे, ये हमें देखने को मिलता है। राइट। और किस तरह से जर्मनी और इटली एक नेशन स्टेट्स बने थे, यही चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे और लास्ट में दो पॉइंट है, जैसे कि इम्पेरियलिज्म और नेशनलिज्म, इन्हें भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, 1848 में कोशिश की गई थी कि जर्मनी को यूनाइट किया जा सके। जर्मनी को एक ऐसा नेशन स्टेट बनाया जा सके जिस नेशन स्टेट को इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्न करेंगी। बट ऐसा नहीं हो पाया। ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे, ये फेल हो गए। जो मोनार्कल पावर थी या मोनार्क की जो पावर थी, इसने इसे दबा दिया। बट दोस्तों, इस इनिशिएटिव का सपोर्ट किया था जो प्रशा के बड़े लैंड ओनर्स ने, जिन्हें जंकर्स कहा जाता था। तो जंकर्स ने इस नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो पर्शिया का प्रभाव इस मूवमेंट पर था। ये यूनिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी, इसे एक तरह से पर्शिया लीड कर रहा था। तो लीड जब कोई करता है तो एक लीडर भी होता है, राइट। तो यहाँ पर लीडर कौन था? यहाँ पर पर्शिया के चीफ मिनिस्टर ओ वी बिस्मार्क ओ वी बिस्मार्क यहाँ पर लीड कर रहे थे, लीडर की भूमिका निभा रहे थे। इन्हें इस प्रक्रिया का आर्किटेक्ट माना जाता है। बिस्मार्क साहब ने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया, और ये इनके इनका यूज़ कर कर, इनका सही से प्रयोग कर कर दोस्तों, ये प्रोसेस इन्होंने पूरी करी। 7 साल में 3 युद्ध लड़े गए। ऑस्ट्रिया के खिलाफ, डेनमार्क के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ। और दोस्तों, इन युद्धों में पर्शिया की जीत ही एक तरह से यूनिफिकेशन के प्रोसेस का अंत थी। देखिए, 18 जनवरी 1871 को क्या होता है, एक असेंबली बुलाई जाती है वर्साइल के एक पैरिस में, सॉरी, वर्साइल के एक पैलेस में। भाई, इस असेंबली में कौन कौन इकट्ठा हुए थे? तो देखिए, जर्मन स्टेट के प्रिंस थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बिकॉज युद्ध लड़ा गया था तो इसमें आर्मी तो होंगी ही। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, इंक्लूडिंग मिस्टर ओ वी बिस्मार्क। और दोस्तों, इन सब लोगों ने मिलकर अपना नया एम्परर कौन होगा, ये डिक्लेयर किया। और कौन थे नए एम्परर? ये थे केसर विलियम प्रथम। केसर विलियम प्रथम जर्मनी के नए एम्परर थे। अब देखिए, जब नई व्यवस्था आती है तो हमें बदलाव भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नेशन बिल्डिंग की इस प्रक्रिया में हमें एक तरह से जर्मन एरिया पर प्रभाव देखने को मिलता है पर्शियन स्टेट पावर का। राइट। जो नया स्टेट बनाया गया था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया था कि किस तरीके से करेंसी को मॉडर्नाइज किया जाए, बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाए, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाए। पर्शियन मेजर और प्रैक्टिसेस दोस्तों एक तरह से मॉडल का काम कर रही थी रेस्ट ऑफ जर्मनी के लिए। राइट। अब हम इटली की बात करते हैं। इटली का भी अपना एक पुराना लंबा इतिहास रहा है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का। पॉलिटिकली इटली एक फ्रेगमेंटेड एरिया था, फ्रेगमेंटेड कंट्री था। इसमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है और सेवरल डायनेस्टीज़ यहाँ पर रूल कर रही थी। और इनके साथ साथ मल्टीनेशनल हैम्सबर्ग एम्पायर भी यहाँ पर
था। बट मिडल 19 सेंचुरी में दोस्तों क्या होता है, इटली तकरीबन 7 स्टेट्स में डिवाइडेड होता था। राइट, और इन 7 स्टेट में से एक ही स्टेट था जहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक इटालियन प्रिंसली स्टेट का कब्जा था, या प्रिंसली हाउस जहाँ पर रूल कर रहा था। अब देखिए, नॉर्थ साइड में ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग एम्पायर था, सेंटर में पॉप का रूल था, साउथर्न रीजन में बर्बॉन किंग जो कि स्पेन के थे, इनका वर्चस्व था। और इवन इस एरिया पर इटालियन लैंग्वेज भी कॉमन यूज में नहीं थी, अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोला करते थे, और रीजन के हिसाब से काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है दोस्तों। राइट, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ड्यूरिंग 1830 मिस्टर जोसेफ मैजिगनी के बारे में आपको क्या पता है, चलिए बताइए। देखिए, प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में हमने क्या चीज़ें देखी थी कि इनकी एज 24 थी और तब इन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था। राइट, और वहाँ पर इन्होंने दोस्तों सीक्रेट सोसाइटीज़ का गठन किया था। दो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, एक तो था यंग इटली। राइट, दूसरी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इटली को यूनाइट करने के लिए ये भी अपना एक कोहेरेंट प्रोग्राम चलाते हैं, और दोस्तों यंग इटली जैसी सीक्रेट सोसाइटी का गठन करते हैं, जिस सोसाइटी के माध्यम से ये अपने गोल को डिसमिनेट कर सके। देखिए, जो रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स देखने को मिलती है ये फेल हो जाती है, जो 1831 और 1848 में हुई थी। राइट, और जो सार्दियन पिडमोंट का जो एम्पायर था, जहाँ पर वन एंड ओनली इस एरिया में वन एंड ओनली इटालियन प्रिंस रूल कर रहा था, या इटालियन प्रिंसली स्टेट ये था, हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। तो इस समय रूलर थे मिस्टर विक्टर एमेन्युअल द्वितीय। राइट, और ये दोस्तों एक तरह से इटली को यूनिफाई करने के लिए वॉर का प्रयोग करते हैं। राइट, अब देखिए, वॉर किस लिए की जा रही थी इनके द्वारा, बिकॉज इनको पता था कि ये जो रीजन है ये इनके कंट्रोल में अगर आए तो एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी है, और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी इन्हें इतने बड़े एरिया पे करने को मिलेगा। राइट, तो भाई इनके भी चीफ मिनिस्टर थे, इनका नाम था केवोर। केवोर के लीडरशिप में दोस्तों ये प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। मिस्टर केवोर आखिरकार थे कौन, क्या ये कोई रिवॉल्यूशनरी थे या कोई डेमोक्रेट थे? ना ही ये रिवॉल्यूशनरी थे, ना ही ये डेमोक्रेट थे दोस्तों। ये दूसरे लोगों की तरह, दूसरे वेल्दी और एजुकेटेड लोगों की तरह एक इटालियन एलाइट थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज को बोला करते थे। राइट, इनके एफर्ट्स ने, इनके टैक्टिकल एफर्ट ने, इनके डिप्लोमेटिक अलायंस ने जो फ्रांस के साथ किया गया था, ये इनका फ्रांस के साथ किया गया अलायंस ही कारणीभूत रहा, या रीज़न रहा ऑस्ट्रिया के हार के पीछे। इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। और दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये जो लड़ाई हुई थी, इसमें आर्मी के ट्रूप्स के अलावा वॉलेंट्री भी काफ़ी सारे ट्रूप्स ने फाइट किया था, और अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ गैरिबाल्डी। राइट, और 1860 में देखिए, जो साउथ इटली था, जहाँ पर दो सिलिसियस किंगडम थे, इन्हें भी जीतने में सफलता इन्हें मिली। यहाँ पर भी पेजेंट्स ने इनका सपोर्ट किया। राइट, तो इटली के, यूनाइटेड इटली के जो पहले किंग थे ये थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय। राइट, इन्हें प्रोक्लेम किया गया था। यहाँ पर कहा जाता है कि उस समय की इटली में काफ़ी लिटरेसी रेट थी और लोग भली भांति चीज़ों को नहीं समझ पाते थे। चलिए हम आगे चलते हैं, अब हम ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्कॉलर्स का कहना है, स्कॉलर एक आर्ग्यू करते हैं कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट कैसा होना चाहिए, इसका बेस्ट एग्जांपल या इसका अच्छा एग्जांपल ब्रिटेन है। राइट, देखिए, ब्रिटेन में सडनली ये सब चीज़ें नहीं हुई है, नहीं यहाँ कोई रिवॉल्यूशन हुआ था, नहीं यहाँ पे सडन अफीवल हुआ था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर जिसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर एक तरह से रिवॉल्यूशन आया और बदलाव आया। ब्रिटेन में ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। राइट, जैसे कि देखिए, 18 सेंचुरी के समय तक कोई भी एक तरीके से ब्रिटिश नेशन नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं थी, हम ऐसा कह सकते हैं, या ब्रिटिश नेशन नाम की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जहाँ पर आज ब्रिटिश नेशन है, वहाँ पर काफ़ी अलग अलग आइडेंटिटीज़ के लोग रहा करते थे। यहाँ पर इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉट्स थे, आयरिश थे। राइट, और एक तरह से देखा जाए तो ये एथनिक ग्रुप थे। ये सभी एथनिक ग्रुप एक दूसरे से अलग थे, इनका कल्चर अलग था, इनकी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस अलग थी। राइट, और दोस्तों देखा जाए तो इन लोगों में जो इंग्लिश लोग थे, ये समय के साथ ज़्यादा ग्रो कर गए, इनकी अच्छी डेवलपमेंट, ये लोग मतलब समय के साथ इनकी डेवलपमेंट अच्छी होती गई, ये आगे बढ़ते गए। और दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो फिर इनका प्रभाव उन लोगों पर हुआ जो लोग
इनके साथ तो थे, बट इनके जैसे ग्रो नहीं कर पाए, राइट। तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्कल रूल को कब कंट्रोल किया था? 18, यहाँ पर काफ़ी पहले ये चीज़ हो गई थी 1688 में। और यहाँ पर दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन लाया गया था 1707 में, और ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। देखिए काफ़ी पहले जो वहाँ का मोनार्क था, इसे एक तरह से पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिव होना पड़ा था, और ये काफ़ी पहले हो चुका था ब्रिटेन में, इंग्लिश पार्लियामेंट, राइट। देखिए दोस्तों, जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, कब बना? जब एक्ट ऑफ यूनियन लाया गया 1707 में, जहां पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इसके तहत एक तरीके से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, जिसका मतलब ये था कि इंग्लैंड अब एक तरह से एबल है, एक तरह से समर्थ है कि वो स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव डाल सकता है। तो यही से एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश जो मेंबर्स थे, इनका डोमिनेंस, ब्रिटिश पार्लियामेंट का डोमिनेंस देखने को मिलता है स्कॉटलैंड पर, राइट। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट अब ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो स्कॉटलैंड का कल्चर है, वहाँ के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, और वही वहाँ के जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है, ये सिस्टमेटिकली सप्रेस किए जा रहे हैं, राइट। ऐसा ही आयरलैंड के साथ हुआ। आयरलैंड ये एक ऐसा देश था जो डिवाइडेड था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में। इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट को हेल्प की और इनका डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए कोशिश की, बट प्रोटेस्टेंट वहाँ पर कम संख्या में थे, कैथोलिक ज़्यादा संख्या में थे, लार्जली कैथोलिक कंट्री, राइट। कैथोलिक ने दोस्तों इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, बट इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने सफ्रेस्ट कर दिया। जब रिवोल्ट फेल हो गया, इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे वॉल्फटोन, राइट, जो कि यूनाइटेड आयरिशमैन थे 1798 के। तो दोस्तों आयरलैंड को फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम्स में 1801 में, राइट। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉरगेट थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, राइट। एक तरह से जो नया ब्रिटिश नेशन बना was forged through the propagation of dominant English culture. द सिंबल, अब यहाँ पे नया सिंबल क्या हुआ? देखिए स्कॉटलैंड भी इनके कंट्रोल में था, आयरलैंड भी इनके कंट्रोल में था। अब चीज़ें बदल रही थी, एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश नेशन अब ज़्यादा समर्थ था, ज़्यादा पावरफुल था पहले के मुकाबले। तो क्या बदलाव हुए थे दोस्तों? इन्होंने अपना फ्लैग बनाया, यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग। इनका नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, वाह वाह वाह, गॉड सेव अवर नोबल किंग। द इंग्लिश लैंग्वेज को वर्ड मतलब काफ़ी इस्तेमाल इसका किया गया, और दुनिया भर में ये फैली फिर बाद में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों कि विजुअलाइजिंग द नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज किया गया, हमें देखने को मिलता है। इस बुक को अगर हम देखें तो विजुअल को एक नेशन को एक फीमेल फेस के रूप में प्रकट किया गया है, राइट। अब देखिए किसी एक व्यक्ति का, किसी एक रूलर का पोर्ट्रेट बनाना तो काफ़ी आसान है, बट किसी एक देश का पोर्ट्रेट बनाना और किसी एक शक्ल में उसे प्रस्तुत करना एक बड़ा मुश्किल टास्क रहा होगा आर्टिस्ट के सामने। बट 18-19 सेंचुरी में ऐसा किया गया, एक देश को एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट में व्यक्त किया गया। और दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर महिलाओं के फिगर्स हुआ करते थे, राइट। आगे चलते हैं हम। एलर्जी का मतलब होता है रूपक। नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म की बात करते हैं। देखिए दोस्तों 19 सेंचुरी के आते आते तक नेशनलिज्म जो पहले नेशनलिज्म जिस तरह से पहले हुआ करता था, इसमें काफ़ी बदलाव आया। ये पहले की तरह आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट नहीं रहा, राइट। और इसमें काफ़ी चेंजेस आए। फिर क्या हुआ दोस्तों? देखिए समय के साथ साथ नेशनलिज्म की वजह से वॉर भी होती हुई हमें देखने को मिलती है। बाल्कन का एरिया, और उस एरिया के लिए उसके जो अलग अलग देश थे उनमें हो रही लड़ाई, राइट, उसमें जो लोग इंटरेस्टेड थे उनमें हो रही लड़ाई, फिर प्रथम विश्व युद्ध का उससे निकल कर आना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के पीछे हो सकता है कि नेशनलिज्म भी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कहा जाता है। बिकॉज उस समय लोगों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म था, और ये जो एक्सपांशन की कैंपेन ये चला रहे थे ना कंट्रीज एम्पेरलिज्म की, ये भी अंडर द नेम ऑफ नेशनलिज्म ही कर रही थी। तो देखा जाए तो बाल्कन का जो इशू था दोस्तों, इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, हमें ये भी देखने को मिलता है। और किसी किसी एक तरह से नेशनलिज्म को जोड़ा गया इम्पेरियलिज्म के साथ, और इम्पेरियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए उस समय के देशों ने नेशनलिज्म का यूज़ किया कि हम अपने मदरलैंड के लिए काम कर रहे हैं, और हमारी प्रायोरिटी हमारा मदरलैंड होना चाहिए, राइट।
देखिए, द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट्स कम टू बी एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल, कि भाई सोसाइटी को एक तरह से नेशन स्टेट के रूप में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। समय के साथ साथ दोस्तों ये आइडिया काफ़ी पॉपुलर हुआ और इसे एक्सेप्ट भी किया गया। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हमने टू द पॉइंट ही बात करने की कोशिश की है। ओके, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय। और अगर आपने अब तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।